से chair will examine it and will take the necessary steps. संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाए गए इस बजट का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी हमें अचानक बहुत वृहद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 400 स्टार्टअप जिनके ज़माने में थे, जो स्वयं मंत्री थे जिनके ज़माने में 400 स्टार्टअप थे, वो आज 65,000 स्टार्टअप बनने के बाद कहते हैं कि यह ईज़ ऑफ डूइंग नहीं है। जिनके ज़माने में कुछ राज्यों में ही फूड सिक्योरिटी लागू थी और आज के ज़माने में जब 2 साल से मुफ्त अनाज लगातार यह केंद्र सरकार दे रही है, तब इनको लगता है कि यह गरीबों का भला नहीं है। जब इनके समय में 45,000 रुपये इंदिरा आवास में मिलते थे, आज 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो इनको लगता है यह गरीबों का भला नहीं है। तो माननीय, चूँकि मंत्री जी जिस ज़माने में थे, उस ज़माने में इन्हीं के प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन कहते थे कि 24 रुपया एक आदमी को खाने के लिए पूरे दिन में सफिशेंट है। उस ज़माने में ये साहब मंत्री थे, तो 24 रुपया में खिला करके प्रतिदिन सबको इन्होंने अमीर बना दिया था। अब अचानक हम लोगों से ये हो रही है कि भाई हम लोग हर किसी को कह रहे हैं कि हम तो आपको 1.5 लाख का मकान देंगे, हम आपको मुफ्त अनाज देंगे, हम आपको गैस का चूल्हा देंगे, बिजली देंगे। तो जाहिर बात है कि यूपीए सरकार के मंत्रियों को यह सब लग रहा होगा कि यह तो गरीब नहीं है, तो सबको अमीर बनाने की योजना है, तो गरीबों को लेकर के इनको संकट हो गया। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि यह बजट वाकई अमृत काल का बजट है और जो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि आने वाली शताब्दी भारत की होगी, सही अर्थों में यह बजट उनके इन शब्दों को चरितार्थ करता है। अगर हम बात करते हैं 2047 की, मैं लगातार सुन रहा था प्रेसिडेंशियल स्पीच से लेकर अभी तक। इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि आप आज ही 25 साल आगे की बात कर रहे हैं। इन लोगों को यह भी समझ नहीं है कि देश दीर्घकालीन योजनाओं से ही चलता है। जिंदगी भर इन लोगों ने 5 साल जब शासन किया तो 4 साल घोटाले में बिताते थे और 1 साल मुफ्त रेबड़ियां बांटते थे और उम्मीद करते थे कि फिर हम सरकार में आ जाएंगे। तो इनके तो ऐसे ही 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी। आज अगर हम एक विश्वास की नींव रख रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित देश बनेगा और उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, तो महोदय लोगों को कष्ट हो रहा है। यह इन लोगों के लिए हमेशा से बजट होता था एक खेल, सत्ता का खेल होता था। इसमें टैक्स बढ़ा दो, उसमें घटा दो, और जिसको टैक्स बढ़ाना है उसको पहले से खबर कर दो कि वह बेच दे, जिसमें घटाना है पहले से खबर कर दो कि वह खरीद ले और बैठे बैठाए लोगों को पैसे बन जाएं। आज हम जब बजट बनाते हैं तो हम लोग एक स्टेबल बजट बनाते हैं। हर साल ये खेल नहीं चलता है ऊंचा नीचा करने का। और हम लोगों ने जो पिछले 7 वर्षों में जो भी काम किया है, और अगर केवल 2 साल की बात करें तो पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में और इस साल 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इनके सरकार में, यूपीए की सरकार में यह तो पूरे 1 साल का बजट होता था। और उतना आज हम केवल और केवल प्रधानमंत्री गति शक्ति और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हम व्यय कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब एक बड़ा हाईवे बनता है तो वह केवल एक हाईवे का निर्माण नहीं होता, उसके कारण न जाने हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है, हजारों लोगों को जो बालू का काम करते हैं, अलकतरा का काम करते हैं, गिट्टी का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, छड़ का काम करते हैं, इन सभी भी जो एलाइड जॉब्स हैं, जो इनके एलाइड उद्योग हैं, इन सबों को भी उससे मदद मिलती है। और इसके का जो हम लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, इन सभी में जो हम विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, इससे न केवल हम वैश्विक बाजार के डिमांड सप्लाई चेन से जुड़ करके, एक प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि विश्व के हर घर में मेड इन इंडिया का एक सामान अवश्य होना चाहिए, उस सपने को चरितार्थ करने वाला यह बजट है। हम पीएलआई के माध्यम से केवल 14 क्षेत्रों में 60 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 5 वर्षों में उनका बिजनेस 30 लाख करोड़ का होगा। पर न जाने हमारे विरोधी दल के नेता किस तरह से बजट सुनते हैं, यही मुझे समझ में नहीं आता है। ये 60 लाख रोजगार केवल 14 क्षेत्रों की बात हो रही है। इसके अलावा हमने लाखों रोजगार, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे
अन्य क्षेत्रों सबों में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वो कह रहे थे कि 27 लाख रोजगार केवल सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में आया है। इतना ही नहीं, जो सरकार ने एवीजीसी के लिए टास्क फोर्स बनाया है, यह भी एक बहुत बड़ा आगे के समय में जॉब देने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इस देश के लिए, क्योंकि एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स, कॉमिक्स, ये बिल्कुल नए तरह के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और इसके लिए एक टास्क फोर्स बना करके इसकी दीर्घकालीन योजना, सर मेरे को 12 to 15 मिनट्स है सर। इसी प्रकार रेलवे के क्षेत्र में भी 2000 किलोमीटर रेल मार्ग के रेल दुर्घटनाओं को बचाने के लिए कवच संरचना, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण, डबलिंग जैसी रेल लाइन डबलिंग जैसी योजनाओं से भारतीय रेल अत्याधुनिक बनेगी, बल्कि रेल में भी रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, इस बजट में CTGMSE स्कीम अर्थात क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो 3 लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया हुआ है, यह छोटे और लघु उद्योगों के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर देगा। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में हमने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दिया, इसके कारण 1,30,00,000 MSME उद्योगों को न केवल हम बचाने में सफल हुए बल्कि आगे बढ़ाने में भी सफल हो सके। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन, इन सब को जोड़ने के लिए 4 नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यह सभी ऐसी योजनाएं हैं जो अगले 25 वर्ष में भारत को विकासशील देश से विकसित देश में खड़ा कर देंगी। बैंक के द्वारा PMEGP की योजना जो है, अध्यक्ष महोदय अभी बात कर रहे थे माननीय जी की बहुत सारे बिहारी मजदूर आए थे, वो सही बात है, वो त्रासदी हम सबों ने देखी है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो पैकेज था और ये PMEGP योजना, इसका अगर उदाहरण देखना है तो मैं विरोधी दलों के सांसदों को इनवाइट करता हूं कि चले मेरे लोकसभा क्षेत्र में। हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को PMEG के माध्यम से एक हमने चनपटिया में 200 से ज़्यादा स्टार्टअप किए हैं और उन लोगों ने आज जो मजदूर पैदल चल के मेरे यहाँ आए थे, वैसे 200 लोगों ने एक स्टार्टअप जोन बना के पूरा अप्रैल के फैक्ट्री लगाई है और एक 3000 लोगों को रोजगार वो लोग दे रहे हैं जो कभी खुद मजदूर थे, आज वो उद्यमी बन चुके हैं और यह सब PMEGP योजना के कारण हो सका है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में प्रमोद कुमार की बात की थी, वह भी हमारे एक दूसरे प्रखंड का रहने वाला है, जो वो भी मजदूर आया था और LED की फैक्ट्री बना के आज वह उद्यमी बना हुआ है। इस देश में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने PM पैकेज से लाभ उठा करके न केवल अब खुद आर्थिक रूप से सशक्त हुए बल्कि हजारों नए लोगों को रोजगार देने का इन लोगों ने काम किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जनवरी में हमारा GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ हुआ है। हमारा निर्यात जो है वो $390 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है और यही बताता है कि कोरोना की परिस्थितियों में सरकार की नीति, नियत और दिए गए पैकेज बिल्कुल सही थे। IMF का भी मानना है कि इस बार ग्रोथ 9.2% रहेगा और 22-23 में भी आंकड़ा 8.5% रहने वाला है। इस बजट का जो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन है वह शिक्षा के क्षेत्र में है। एक कक्षा एक टीवी चैनल से हम आगे बढ़ करके अब 200 टीवी चैनल्स पे जा रहे हैं कि हर बच्चे हर रीजनल लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकें। इस और इतना ही नहीं, उसके आगे बढ़ के जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का जो इस सरकार ने निर्णय लिया है, इससे अनेक युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और साइंस मैथ्स के लिए 750 वर्चुअल लैब्स, 75 नए स्किल ई-लैब्स, गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को एक नए मकाम पे खड़ा करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमारा आवंटन पिछले साल भी ऐतिहासिक रहा, इस साल भी बहुत अच्छा है महोदय। और इसके साथ जो PM केयर से और CSR के माध्यम से जो उद्योगों से हम लोग और PSU से जो हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में मिले हैं, वह भी एक बहुत अच्छा असर हमारे स्वास्थ्य की क्षेत्र में डालेंगे। रोजगार और शिक्षा के अलावा गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान, 2 लाख सक्षम आंगनवाड़ी, कृषि क्षेत्र में 2.37 लाख करोड़ रुपए से MSP की खदान की खरीदारी, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देना। और हम गरीबों के लिए यह सब कर रहे हैं तो अमीरों के लिए, एक मिनट सर, अमीरों के लिए भी 30% क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स वसूलना बताता है कि हम लोग और UPA सरकार का क्या डिफरेंस है।
हम लोग कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम देश को मजबूत करने की, देश को आगे बढ़ाने की, और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं और श्रेष्ठ भारत ही हमारी सिद्धि है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि यह बजट न सिर्फ भविष्यमुखी है, बल्कि सर्वस्पर्शी और व्यापक तौर पर समाज के सभी वर्गों के लिए हितकर है। आपने इतना देर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सभापति महोदय। डॉक्टर जायसवाल। Sriranga Appa Varne, the next speaker.